नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं फिर से एक नई और समसामयिक चीज़ को लेकर के। वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यह जारी हो चुकी है और एक लंबा चौड़ा बहुत सारे पेज का आपके पास अवेलेबल होगा PDF वगैरह के रूप में। लेकिन जब हमें एक सरसरी निगाह से देखना हो, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करनी हो, तो उसके लिए हमें पॉइंट वाइज हमें उपलब्ध होना चाहिए। तो एक तो पॉइंट वाइज आपको उपलब्ध भी हो जाएगा, और एक जो सरल व्याख्या, सरल जो विवेचना होती है, वो भी मैं कोशिश करूँगा अपने शब्दों में आपको देने की। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मुख्य बिंदु और उनके सरल विश्लेषण। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश और समाज की बुनियाद शिक्षा होती है। इसलिए इस चीज़ में होने वाले बदलाव से सभी वर्ग प्रभावित होते हैं, और यही कारण है कि एक छात्र, एक अभिभावक, एक शिक्षक को जागरूक होना ही चाहिए और इसके बारे में जानना ही चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो ये महत्वपूर्ण है ही। शिक्षा को हमारे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है। समय के अनुसार सभी चीज़ों में बदलाव होता रहता है, और इसलिए हमारी शिक्षा नीति में भी समय समय पर बदलाव होता रहता है। आप जानते हैं कि 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा यानी ड्राफ्ट लाया गया था। उसके बाद उसमें लोगों से सुझाव मांगा गया था। उसके बाद 30 जुलाई 2020 को हमारे देश के वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लगभग 34 वर्ष बाद, ये 34 वर्ष क्यों, क्योंकि लास्ट जो आया था वो 1986 में आया था, और ये 21वीं सदी की भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जारी किया। इससे पूर्व की जो शिक्षा नीतियाँ आई थी उसके बारे में हल्का सा जानते हैं। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, और 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी, जिसे कि 1992 में संशोधित किया गया और उसका नाम था NPE। ओके, और 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आया, जो कि पूरे देश में लागू है। तो चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदुओं को जानते हैं, जिसे सरकार कानून बना करके, ये अभी नीति आई है, बहुत सारे रिपोर्ट समितियों के आए और उनसे एक ड्राफ्ट बना, फिर ड्राफ्ट को नीति में परिवर्तित किया गया। अब इसको जब संसद में लाया जाएगा तो फिर वो कानून बन जाएगा। तो जब सरकार इसको कानून बनाकर आने वाले दिनों में लागू करेगी। आइए इसकी शुरुआत स्कूली शिक्षा से करते हैं। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि MHRD, ठीक है, का नाम अब होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब शिक्षा मंत्रालय होगा। ये एक अच्छी बात है। चलिए, क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कई काम होते हैं, उसमें से एक शिक्षा है। दूसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत क्या होता था कि 6 साल से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का कानून था, और अब उसका दायरा बढ़ा करके 3 वर्ष की उम्र के बच्चों से लेकर के 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए कर दिया गया है। मैं इसकी हमेशा बात किया करता था कि जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, वह उसका दायरा थोड़ा छोटा है, क्योंकि उसमें जो प्री स्कूल के बच्चे हैं वो छूट जा रहे हैं। तो चलिए, इसमें अब इसको शामिल कर लिया गया है। तीसरा पॉइंट है, अब मिड डे मील में, मतलब जो मध्याह्न भोजन योजना चलती है पूरे देश में, उसमें हेल्दी ब्रेकफास्ट, मतलब बीच में कुछ नाश्ता भी दिया जाएगा। यह भी अच्छी बात है। बच्चों के ड्रॉप आउट, मतलब जो बच्चे छीजित हो जाते हैं पढ़ने के दरमियान, फिर किसी कारण से शादी हो, घर में काम हो, किसी कारण से छोड़ देते हैं बच्चे, उनका अनुपात जो कि 40% था, उसको अगले 10 सालों तक कम करते हुए 100% बच्चों को सेकेंडरी लेवल तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। 5वां पॉइंट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE को अपनाया गया है। ये क्या हुआ, यानी जो नर्सरी एजुकेशन है उस पर फोकस किया गया है। अब स्कूल में बच्चों का एडमिशन पहले क्लास में 6 साल की उम्र में नहीं, बल्कि 3 साल की उम्र में होगा। चलिए, यह भी अच्छी बात है। कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ वाले स्कूलों को मिलाकर स्कूल कम्प्लेक्स या स्कूल क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिसके प्रबंधन के लिए स्कूल कम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी, मतलब SCMC बनेंगे। जैसे अभी हमारे स्कूल में SMC है और पहले VEC हुआ करते थे।
तो जब क्लस्टर बनाए जाएंगे या कम्प्लेक्स बनाए जाएंगे तो उसका नाम होगा स्कूल, ये उसको मैनेजमेंट करने के लिए स्कूल कम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। आगे है 7वां पॉइंट, JS वर्मा, जस्टिस JS वर्मा समिति बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, तो उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्वीकार किया गया है कि अब शिक्षकों की भर्ती फेयर तरीके से हो। ये फेयर का मतलब हो गया कि अब पारा टीचर्स, गेस्ट टीचर्स, शिक्षा मित्र, शिक्षक बंधु, जो भी नाम हैं, इस तरह के नाम से जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शिक्षकों की नियुक्ति कम पैसे पर अब नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक स्थायी नहीं होंगे, उन्हें अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, तो वह बेचारे पढ़ाएंगे कहाँ से? उनके मन में तो हमेशा असुरक्षा की भावना बनी रहेगी। 8वां पॉइंट है, शिक्षा विभाग का अपना अलग बोर्ड होगा, फंडिंग कोई और दूसरी बॉडी करेगी और रेगुलेशन का कार्य भी कोई तीसरी बॉडी करेगी। ठीक है, मतलब सबको सेपरेट किया गया है, मतलब कार्यों का विभाजन कर दिया गया है। 9वां पॉइंट है, 5वीं कक्षा तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब शिक्षण की भाषा, पढ़ाने का जो लैंग्वेज है वो स्थानीय भाषा या मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में होगी। यदि राज्य सरकार चाहे तो 8वीं कक्षा तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्थानीय भाषा में भी हो ही सकता है। यह बात देश की हर शिक्षा नीति में कहा गया है, यह कोई नई बात नहीं है। आगे है 10वां पॉइंट, राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनेगा, जैसे किसानों के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय विज्ञान आयोग, राष्ट्रीय वेतन आयोग वगैरह वगैरह हैं। तो इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के बारे में सिफारिश देने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन होगा। परंतु मेरी समझ से इसकी संरचना या संगठन मैं सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, तब इसको लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। अब देखिए आगे 11वां पॉइंट है, त्रिभाषा सूत्र, मतलब हो गया 3 लैंग्वेज फार्मूला। इसको इस शिक्षा नीति में भी अपनाने की बात की गई है, जो कि इससे पूर्व की भी नीतियों में भी कहा गया है। NCF 2000 आप जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, उसमें भी आप देखें कि त्रिभाषा सूत्र का जिक्र आपको मिलता है कि हाँ, हम त्रिभाषा सूत्र को स्वीकारते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे 3 तरह की भाषाएं सीखेंगे। प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा को जानेंगे, फिर राष्ट्रीय भाषा को भी जानेंगे, मतलब वो हिंदी हो गई, और बहुत सारे बच्चे जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेक्शन करेंगे, तो इसके लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसको भी सिखाया जाएगा। लेकिन पता नहीं काफ़ी लोगों में इसको लेकर के बवाल है। उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं यदि इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे बच्चे जो हैं वो कई साल पीछे चले जाएंगे, लगता है आदिम युग में चले जाएंगे। दरअसल पढ़े लिखे लोग भी 2 चीज़ों में फ़र्क नहीं समझते हैं। 2 चीज़ क्या है वो? एक है इंग्लिश लर्न करना और दूसरा है इंग्लिश मीडियम में लर्न करना। ये दोनों 2 अलग अलग बातें हैं, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें हमें फ़र्क समझना पड़ेगा। इसमें इंग्लिश लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश जो सीखना बहुत ज़रूरी है, जो कि सभी बच्चों के लिए होना ही चाहिए। मैं भी इसका सपोर्टर हूँ। लेकिन सभी बच्चों को इंग्लिश माध्यम में ही लर्न कराना बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है। ये ऐसा, मान लीजिए हमको विज्ञान पढ़ना हो, ठीक है, विज्ञान को भी हम इंग्लिश में ही पढ़ें, मैथमेटिक्स को भी हम इंग्लिश में ही पढ़ें, ठीक है, या फिर दूसरे अन्य विषय जैसे सोशल स्टडीज है, सोशल साइंस है ना, इन्वायरमेंटल साइंस, उसको भी हम पढ़ें इंग्लिश में। ये क्या बात हुई? इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, जानना मिनिमम वो जानकारी होना ही चाहिए। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं, और यही कारण है कि लोग समझते नहीं हैं। तो कुकुरमुत्ते की तरह हर गांव बस्ती में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हुए हैं। वहाँ न टीचर को अंग्रेजी आती है, न पेरेंट्स को अंग्रेजी आती है गांव घर में, और न बच्चों को अंग्रेजी आती है। तो भैया तो फिर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल काहे का? चलिए 12वां पॉइंट है, 1964 और 66 में कोठारी कमीशन ने अपनी सिफारिश दी थी कि भारत की कुल GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 6% एडुकेशन पर खर्च होना चाहिए। और इस बात को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी दोहराती है, और आगे कहती है कि सरकार का जो कुल खर्च है उसका 10% ही भी शिक्षा पर खर्च हो रहा है, और जिसे अगले 10 साल में मतलब 2030 तक 20% किया जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे जुदा है।
सच्चाई यही है कि अब तक शिक्षा पर कुल खर्च हमारे टोटल जीडीपी का मुश्किल से 3% ही हो पा रहा है। चलिए आगे देखते हैं 13वां पॉइंट। इस नीति में कहा गया है कि वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। 10+2 मतलब हो गया कि बच्चे जब 6 ईयर्स उम्र उनकी हो जाती है तब वो पहली कक्षा में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो पहली कक्षा में एडमिशन लिया 6 साल की उम्र में, पहला से पढ़ करके पढ़ते 10 साल तक वो पढ़ता है, तो वो हो गया 10। इसके बाद फिर वो 11th और 12th पढ़ता है। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ अभी तक चल रही थी। तो इसमें 6 साल की उम्र में एडमिशन होता था, उसको अब 3 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए इसको लागू किया जाएगा। तो ये कुछ नया चीज़ है। और इस तरह नया फार्मूला एक बना है 5+3+3+4। अब इसको चलिए आगे समझते हैं। यानी वैज्ञानिक शोध में ये पाया गया कि 6 साल की उम्र तक बच्चों का मस्तिष्क लगभग 80% से लेकर के 85% तक डेवलप हो जाता है। इसलिए बच्चों को सही ढंग से उनके मस्तिष्क का विकास होने के लिए सीखने का अच्छा माहौल उस उम्र में मिलना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि प्री स्कूलिंग को भी औपचारिक शिक्षा का पार्ट बनाया गया है। ये जो 5+3+3+4 इसको समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। 5 साल की जो पढ़ाई है उसको फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है। यानी उसमें भी फिर 2 हिस्सों में बांटा गया है। 5 साल को फिर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक 3 वर्ष तक बच्चे पढ़ेंगे या तो आंगनबाड़ी, जिसको प्री स्कूल, या फिर बालवाड़ी में, ठीक है। और बाकी के जो 2 वर्ष बचे तब 5 हो जाएंगे। उन 2 वर्षों में पहला वर्ष हो गया पहली कक्षा के लिए और दूसरा वर्ष हो गया दूसरी कक्षा के लिए, ठीक है। तो ये था 5 वर्ष का फाउंडेशनल स्टेज, मतलब बच्चे की फाउंडेशन मतलब नींव, बुनियाद को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। अगला है दूसरा जो 3 साल का है, उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, मतलब बच्चा अब प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। इसमें तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा के वैसे बच्चे रहेंगे जिनकी उम्र 8 साल से लेकर के 11 साल की होगी। तीसरा है मिडिल स्टेज, बीच का हिस्सा। ये भी 3 वर्ष का होगा, जिसमें 6ठी कक्षा, 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा तक के इसमें बच्चे आएंगे जिनकी उम्र 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की है। चौथा और अंतिम स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। ये 4 वर्ष का होगा। इसमें 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास की पढ़ाई शामिल है, जिसमें 14 वर्ष की उम्र से लेकर के 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चे इसमें आएंगे। अगला 14वां पॉइंट देखते हैं, स्ट्रीम। हम लोग जो बोलते थे कि आपने साइंस स्ट्रीम लिया है, कॉमर्स स्ट्रीम लिया है या आर्ट्स स्ट्रीम लिया है, ये संकाय की व्यवस्था को हटाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आर्ट्स वाले स्टूडेंट साइंस और कॉमर्स भी पढ़ सकेंगे, वो चाहे तो। अब तक क्या होता था कि आप यदि आर्ट्स के हैं तो फिर आप साइंस नहीं ले सकते हैं, आप कॉमर्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अब कॉमर्स वाले भी साइंस आर्ट्स पढ़ सकेंगे और साइंस वाले तो आर्ट्स और कॉमर्स तो बिल्कुल पढ़ ही सकेंगे। तो इसको लचीला बनाया गया है, फ्लेक्सिबल बनाया गया है, ताकि आप अपने स्ट्रीम को कभी भी बदल सकते हैं, ठीक है। अगला 15वां पॉइंट है, शिक्षण करने की मतलब पढ़ाने की जो न्यूनतम योग्यता, मतलब टीचर बनने की न्यूनतम योग्यता 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड होगा। इंटीग्रेटेड मतलब होता है कई चीज़ों को जब शामिल कर दिया जाता है और लंबे समय तक शामिल किया जाता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो 4 साल का होगा अब बीएड, लेकिन इसमें 3 विकल्प दिया जाएगा। बीएड करने के 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प क्या है, इसमें 4 साल का होगा मतलब वो फ्यूचर टीचर है, मैंने बाद में, अभी नहीं, वो बाद के टीचर के लिए, इसलिए उसको मैंने नाम दिया है फ्यूचर टीचर। फ्यूचर टीचर को क्वालिटी टीचर मतलब उसके अंदर गुणवत्ता आए, ये बनाने के लिए प्रोफेशनल डिग्रियों की तरह, जैसे ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, IIT हो, मेडिकल हो, उसमें जिस तरह ये सब प्रोफेशनल डिग्री है, तो उस तरह प्रोफेशनल बनाने के लिए टीचर को 2030 तक, याद रखें दोस्तों अभी 10 साल है, 2030 तक बीएड जो है 4 वर्ष का एकीकृत बीएड हो जाएगा, इंटीग्रेटेड बीएड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है उसमें जो स्टूडेंट्स 3 साल का ग्रेजुएशन को पूरा करके बीएड करना चाहेंगे, हमने मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिया 3 साल का पूरा, उसके बाद हम बीएड करेंगे तो हमें 2 ही साल का बीएड करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऊपर वाला जो 4 साल का बीएड है वो है कि इंटर करने के बाद जो डायरेक्ट बीएड में एडमिशन लेगा
उसके लिए है। अब आगे चलते हैं। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन 4 साल वाला भी होगा, जो स्टूडेंट्स 4 साल वाला ग्रेजुएशन की उसको रिसर्च डिग्री बोलते हैं, शोध डिग्री लेने के बाद यदि वो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मतलब मास्टर डिग्री कर लिया है कोई सब्जेक्ट से और उसके बाद वो बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए मात्र 1 वर्ष का बीएड होगा। और प्रशिक्षण के दौरान जब ट्रेनिंग उसकी चलेगी तो जहाँ पे जो ट्रेनिंग कॉलेज है या ट्रेनिंग स्कूल है उसके अगल बगल जो स्थानीय स्कूल हैं वहाँ पे जाकर आपको टीचिंग कराने के नियम को व्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में शामिल किया जाएगा। मतलब ये आप नहीं करेंगे तो आपकी बीएड की डिग्री अमान्य हो जाएगी। ठीक है, अब आगे है देखिए एक अच्छा पॉइंट है। अब बच्चे क्लास 6 से ही कंप्यूटर सीख सकेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये दुनिया कंप्यूटर की हो चुकी है, मतलब नया ज़माना आ चुका है, बच्चे गेमिंग वगैरह खेलना स्टार्ट कर देते हैं कंप्यूटर में। तो अब 6 क्लास से ही बच्चों को कंप्यूटर सिखाने पर जोर दिया जाएगा। 17वां पॉइंट देखते हैं। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होती है। आप जानते हैं सेमेस्टर 6 महीने का सेमेस्टर होता है, तो अब स्टूडेंट्स को हर 6 महीने पढ़कर परीक्षा देनी होगी, मतलब हर 6 महीने परीक्षा होगी। इसके पहले क्या होता था, 1 साल या 2 साल के अंत में 1 या 2 महीने बच्चे पढ़ लेते थे और परीक्षा दे देते थे और बच्चे पास हो जाते थे या बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। इससे क्या होता था, बच्चों के अंदर वो थिंकिंग स्किल, ठीक है, थिंकिंग क्वालिटी जो है वो कॉन्सेप्ट वो डेवलप नहीं हो पाता था, क्वालिटी नहीं आ पाती थी और कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो अब उसको बदला जाएगा। अब रिपोर्ट कार्ड मतलब हो गया प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिजल्ट कार्ड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अब उसमें देखिए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट तो होगा ही, मतलब आपका स्कूली जो एकेडमिक बातें हैं सब्जेक्ट वाले और जो फिर उधर है को-करिकुलर एक्टिविटीज़ वाली जो बातें हैं उसको तो शामिल किया जाएगा। उसके साथ साथ बच्चा खुद भी अपना आकलन करेगा, उसका मार्क्स भी उसमें जुड़ेगा। तो ये कई तरह के अब आगे देखेंगे कि बच्चा खुद से आकलन करने के लिए क्या उपलब्ध कराया जाएगा, चेकलिस्ट उपलब्ध कराया जाएगा या फिर और कोई आकलन का कोई चीज़। ठीक है, इसके बाद उसका आकलन उसके दोस्त भी करेंगे कि उसका व्यवहार कैसा है, पढ़ाई करता है कि नहीं, साफ रहता है कि दूसरे दोस्त भी करेंगे। तो इसको बोलते हैं कि 1 या 2 विमा वाली नहीं बल्कि बहुमुखी बहुआयामी असेसमेंट होगा अब से बच्चों का। चलिए अब आगे है, एक ही सत्र में कई कोर्स कर सकेंगे बच्चे। अभी तक क्या होता था कि आप रेगुलर कोर्स यदि इंटर कहीं से कर रहे हैं और आपको इंटर के समकक्ष ही कोई डिग्री करनी हो दूसरे कॉलेज से या उसी कॉलेज से आप करना चाहें तो नहीं कर सकते थे, और यदि आपने कर लिया तो उसको कहीं पे आप पेश नहीं कर सकते हैं और उसका फ़ायदा आप नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप इकट्ठे एक साथ एक ही सत्र में कई डिग्रियां ले सकते हैं। तो इसको भी लचीला बनाया गया है। ये भी हम बोल सकते हैं कि बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा है। आगे है, अब रटंत विद्या से नहीं बल्कि नींव बुनियाद जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा। बच्चे सोचें समझें, क्योंकि बच्चों को आगे भविष्य में खुद से निर्णय लेना है, उसको खुद से चैलेंज का सामना करना है। 11वां पॉइंट है, ग्रेजुएशन में अब मल्टीपल एंट्री सिस्टम लागू होगा। ये क्या हुआ, मल्टीपल एंट्री सिस्टम, यानी पहला साल पूरा कर छोड़ दिया, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं पहला साल आपने पूरा करके एग्ज़ाम दे के छोड़ दिया तो फिर भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा साल पूरा करके छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे एडवांस सर्टिफिकेट भी कहा जाएगा। तीसरा साल पूरा करके छोड़ेंगे तो डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, और चौथा साल कंप्लीट करेंगे तो रिसर्च सर्टिफिकेट यानी शोध प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके पहले क्या सिस्टम था, यदि किसी स्टूडेंट ने 1 साल या 2 साल के लिए अपनी डिग्री कर ली और छोड़ दी तो वह अयोग्य ही रह जाता था, उसके बाकी 3 साल बर्बाद हो जाते थे। 3 साल के बाद उसको फिर से एडमिशन लेना पड़ता था, है ना। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि हर एक वर्ष की पढ़ाई पर उसे सर्टिफिकेट भी मिलेगा और वह उसके लिए उपयोगी भी होगा कि 1 साल हमने वहाँ कंप्लीट कर लिया है, अब वो साल मेरा बर्बाद नहीं होगा। अब 1 साल हमने कर लिया है
हमको यदि फिर आगे की पढ़ाई करनी होगी तो अब हम दूसरे साल में एडमिशन लेंगे, न कि फिर से पहले साल में। यदि 2 साल हमने पढ़ाई पूरी कर ली तो 2 साल का सर्टिफिकेट मिल गया, वो एडवांस सर्टिफिकेट डिप्लोमा का। अब हम एडमिशन, अब मेरा फिर पढ़ाई शुरू होगी तो अब तीसरे साल से होगी। यदि 3 साल कंप्लीट कर लिया है उसके बाद फिर करना चाहें तो वो 3 अब फिर से पहला से नहीं बल्कि अब चौथे साल में हमको प्रवेश मिलेगा। तो ये सुविधा स्टूडेंट्स को दी जाएगी। आगे है 22वां पॉइंट है, पोस्ट ग्रेजुएट में मतलब मास्टर डिग्री में अब 3 ऑप्शन होंगे, विकल्प होंगे। 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री करने वाला, 2 साल का मास्टर डिग्री होगा। देखिए, जो बच्चे 3 साल ग्रेजुएशन मतलब बैचलर डिग्री करके आएंगे उनके लिए 2 साल का ही मास्टर डिग्री होगा, मतलब पीजी होगा। और 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा करके आने वाले के लिए 1 साल का ही मास्टर कोर्स होगा। और तीसरा है 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत ग्रेजुएशन और पीजी साथ साथ होगा, मतलब 3 साल और 2 साल। ठीक है, ये इकट्ठे हो सकेगा। चलिए 23वां पॉइंट देखते हैं, पीएचडी करने की योग्यता। पीएचडी कौन कर सकता है? जो 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री जो है, जिसको कि रिसर्च डिग्री बोलेंगे, वो करके आएगा वही पीएचडी कर सकेगा। और फिलहाल एमफिल को हटा दिया गया है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आगे देखते हैं, अब टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को अभी तक क्या होता था, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, एलिमेंट्री लेवल तक मतलब 6, 7, 8 तक के बच्चों को सिखाने के लिए टीचर की जो बहाली होती थी, नियुक्ति होती थी, उसमें सिर्फ टेट की परीक्षा होती थी। लेकिन अब सेकेंडरी लेवल तक के लिए अनिवार्य किया जाएगा, मतलब पहला से लेकर के 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक के लिए जो टीचर बनेंगे उन सब के लिए टेट को अनिवार्य किया जाएगा। मतलब अब धीरे धीरे वो टफ की ओर हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो इससे बोला गया कि क्वालिटी टीचर की बहाली हो सकेगी। अब आगे देखिए, टीचर्स के जो ट्रांसफ़र हैं उसकी हानिकारक प्रैक्टिस देखिए, शब्दों को देखिए। हानिकारक प्रैक्टिस में जैसे तैसे बिना बच्चों का ध्यान रखते, बिना स्कूल का उनके हित को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस शिक्षकों के ट्रांसफ़र करने की होती है उसको हानिकारक प्रैक्टिस बोलते हैं। इसको रोका जाएगा। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी होगी और उसके तहत जनरल ट्रांसफ़र पर रोक रहेगी, लेकिन जहाँ ज़रूरी ट्रांसफ़र होगा उसके लिए पारदर्शी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया रहेगी और उसमें एक खास समय रहेगा कि फला समय में आपका ट्रांसफ़र का वो प्रोसेस चलेगा। चलिए, अच्छी बात है। ये सबसे है क्या होगा कि जो घूस वगैरह लेने की जो परंपरा होती है उस सब पर थोड़ा सा अंकुश लगेगा। अब स्कूलों में विदेशी भाषाओं की भी पढ़ाई हो सकेगी। जो बच्चे चाहेंगे कि हम विदेशी भाषा भी सीखेंगे तो अब स्कूलों में विदेशी भाषाओं की भी पढ़ाई होगी। तो जाहिर है कि विदेशी भाषा सीखने वाले जो टीचर्स हैं उनकी भी बहाली होगी। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भारत में लाने के लिए रास्ता खोला जाएगा। चलिए, ये उदारीकरण का समय है, इसलिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी भारत में लाने की बात हो रही है। हायर एजुकेशन के लिए NTA यानी हो गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा लेगी। पहले क्या होता था कि बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उसमें यदि कम अंक आ गए तो उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी सिटीज़ में दाखिला नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ उन लोगों का रैंक ऊंचा होता था। तो उससे बचने के लिए, बच्चों के डिप्रेशन को कम करने के लिए, बच्चों का जो पीयर प्रेशर है, मेंटल प्रेशर, उसको कम करने के लिए एक परीक्षा होगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कई बार होता है क्या कि पढ़ाई के दरमियान बच्चे कोई दूसरी चीज़ में व्यस्त रहते हैं तो वो अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए एक मौका उसको मिलेगा NTA के माध्यम से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से। उसमें आने वाला अंक जो है आपके एकेडमिक मार्क्स में जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद आपका रैंक ऊंचा उठ जाएगा और आप अच्छे स्कूल कॉलेजों में एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में ले सकेंगे। चलिए, ये भी अच्छी बात है। 29वां नंबर है केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में नवोदय विद्यालय आते हैं, आपका KVS आते हैं, ठीक है। तो इस विद्यालय की तर्ज पर ग्रामीण विद्यालयों में को बेहतर करने के लिए और ग्रामीण विद्यालयों की और टीचर्स को आकर्षित करने के लिए विद्यालय परिसर या उसके आसपास जो है क्वार्टर बनाया जाएगा। और फिर ग्रामीण स्कूलों के आजू बाजू रहने को प्रोत्साहित करने के लिए उनके आवासीय, भारत में नहीं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, भत्ते में वृद्धि होगी, ठीक है। जो
HRA जो मिलता है ना, उसमें वृद्धि किया जाएगा जो लोग गांव की तरफ जाएंगे। आगे देखिए 30वां पॉइंट है, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखा जाएगा। BLO जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर की ड्यूटी जो है शिक्षक को दे दिया जाता था, वो अब नहीं मिलेगा। सिर्फ चुनाव ड्यूटी जो इलेक्शन है उसके लिए शिक्षकों को लगाया जाएगा और MDM से तो बिल्कुल मुक्त रखा जाएगा, ऐसी बात कही गई है। 31वां पॉइंट है, हायर एजुकेशन के लिए MDHI यानी मल्टी डिसिप्लिनरी हायर इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। ये क्या हुआ, इसको ऐसे समझिए, एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही कंपाउंड के अंदर कई स्ट्रीम की पढ़ाई होगी। उदाहरण के रूप में चलिए आप ले लें IIM, ठीक है, जहाँ पे मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। उसी बोला गया है कि वहीं पे आपको हर स्ट्रीम की, वहाँ पे आर्ट्स की भी पढ़ाई होगी, साइंस की भी पढ़ाई होगी, मैनेजमेंट की भी पढ़ाई होगी, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखिए किस तरह से ये लोग लाया जाता है इस तरह के इंस्टीट्यूट को, या फिर कोई मेडिकल कहीं पे इंस्टीट्यूट है जो फेमस है उसी के लिए, मेडिकल के लिए, तो वहाँ पे अन्य सब्जेक्ट की भी, अन्य स्ट्रीम की भी पढ़ाई वहाँ पे हो सकेगी। इस तरह का इंस्टीट्यूट बनाए जाने की बात है। आगे है NCERT और SCERT दोनों अलग अलग होंगे। ये तो लगभग हो चुका है, इसकी प्रक्रिया चल रही है कि जो NCERT है वो नेशनल लेवल पे करिकुलम फ्रेमवर्क करेगी और जो SCERT है स्टेट के जो बुक्स हैं वो अलग ये लोग अपना डिज़ाइन करेंगे। चलिए आगे है 33वां पॉइंट है, 2021 में NCFT, ये क्या हुआ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर को प्रशिक्षित करने के लिए 2021 में NCFT आएगा, उसका डिजाइनिंग होगा, फिर उसी के आधार पर आगे का काम होगा। अब उपसंहार मतलब देखिए निष्कर्ष क्या है। यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समालोचना की जाए तो इसमें कुल मिलाकर अच्छी बातों के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां क्या क्या हैं? प्री स्कूल के 2 तरह के मॉडल हैं यहाँ पे। एक आंगनबाड़ी वाला जहाँ अप्रशिक्षित शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे, जबकि दूसरा फॉर्मल स्कूल वाला जिसमें एक प्रशिक्षित और क्वालिटी टीचर पढ़ाएंगे टेट पास किए हुए। तो दोनों जगह के बच्चों को सीखने में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, है ना। दोनों के बच्चों का जो बेस है तैयार होने में वो ज़मीन आसमान का एक तरह से अंतर आ जाएगा। अगली है, यह नीति फ्यूचर टीचर के रूप में क्वालिटी टीचर को लाने की बात तो करती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग टीचर हैं, अभी जो टीचर्स हैं उनके लिए कोई बात नहीं करती है। जबकि 30 करोड़ बच्चों के लिए 80 लाख टीचर्स अभी मौजूद हैं देश में, जिनके अंदर क्वालिटी डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक के प्रशिक्षण मिलने चाहिए। जैसा कि दिल्ली में सफल प्रयोग हुआ और बेहतर परिणाम आ रहे हैं, और उन पर भरोसा करते हुए टीचर्स पर उन्हें इंस्पेक्टर राज्य से मुक्त किया जाना चाहिए। आगे है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए रास्ता खोले जाने की बात है, जिसके चलते शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन, मतलब शिक्षा को उद्योग के रूप में, और प्राइवेटाइजेशन, उसका निजीकरण रुकने के बजाय और ज़्यादा बढ़ेगा। जो कि आप जानते हैं कि कमर्शियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जब होता है तो वहाँ पे वही बच्चे पढ़ सकेंगे, वही बच्चे जा सकेंगे जिनके पास पैसा है, जो उतने फिनांस को अफोर्ड कर पाएंगे। आगे बात है प्राइवेट स्कूलों में मार्जिनल सेक्टर के बच्चों को लाने की जो बात करता है RTE 2009, उसमें है कि 25% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए मिलेगा। उसको सही ढंग से लागू करवाने के लिए इस नीति में कोई चिंता का जिक्र नहीं है। प्राइवेट स्कूलों के उत्पन्न होने की दर, जिस तरह की नीति बन रही है तो प्राइवेट स्कूल जो है वो कमज़ोर नहीं होंगे, बल्कि उत्पन्न होने की दर जो है वर्तमान शिक्षा नीति से बढ़ती रहेगी और अभिभावकों का शोषण होता ही रहेगा, क्योंकि पूरे देश में सभी के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था का कोई जिक्र है ही नहीं कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम हो, इसका कोई जिक्र नहीं है। कई आयोग और संस्थाएं बनाए जाने की बात है कि ये स्कूल चलाएंगे, वो रेगुलेट करेंगे, वो फंडिंग करेंगे, तो आयोग बनेगा। तो इस तरह इतनी संस्थाएं बनेंगी तो इनके आपस में जो टकराहट है वो होने की संभावना है। कुछ वोकेशनल कोर्स ऐसे हैं, सरकार तो बात करती है कि वोकेशनल कोर्स करेंगे और मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलेंगे, लेकिन जैसे BVOC एक स्ट्रीम है, BVOC बैचलर ऑफ वोकेशनल्स,
उसको बढ़ावा देने की बात की गई है, लेकिन ऐसे कॉलेजों में जहाँ पे विभोग की पढ़ाई होती है स्टूडेंट्स ज़्यादा दाखिला नहीं लेते, क्योंकि इस तरह की डिग्री पाने वाले स्टूडेंट्स IAS में फिर बैठ नहीं सकते हैं। तो इसमें ये सब में सुधार लाने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पोर्ट्स को लेकर के कोई नीति दिखाई नहीं पड़ती है, जबकि वो भी होना चाहिए। उम्मीद है यह पोस्ट आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। मैं आशुतोष कुमार। तो बच्चों, दोस्तों, उम्मीद है यह आपके लिए अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और लगभग मुख्य बिंदु मैंने इसमें डालने की कोशिश की थी। आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोगों के बीच यह वीडियो शेयर करें, इसका लिंक शेयर करें और हमारे चैनल पे बने रहें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ डालता रहता हूँ, एजुकेशनल वीडियोज़। तो ये था समसामयिक मुद्दे पर वीडियो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।